नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आयुर्वेद बनाम एलोपैथी। और ख़ास तौर पे 2025 के बाद इनमें क्या संभावनाएं दिख रही हैं। हाँ, ये टॉपिक तो आजकल बहुत रेलेवेंट है। हमारे पास एक विश्लेषण है जो इन दोनों की तुलना करता है, तो कोशिश रहेगी कि इस जानकारी से मुख्य बातें निकालें और समझें कि आगे मौके कहाँ बन सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि देखिए हेल्थ को लेकर सोच बदल रही है दुनिया भर में, तो समझना जरूरी है कि ये दोनों पद्धतियां कहाँ हैं और इनका भविष्य कैसा है। हाँ, तो शुरू करते हैं इनके वैज्ञानिक आधार और ग्लोबल पहचान से। विश्लेषण में ये बात है कि आयुर्वेद के साइंटिफिक सबूत वो बढ़ तो रहे हैं, हाँ, बढ़ रहे हैं। लेकिन आरसीटीज मतलब रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स जो सबसे पक्के माने जाते हैं रिसर्च में, वो अभी भी थोड़े सीमित हैं। सही कहा, ये एक चैलेंज है। पर दूसरी तरफ वेलनेस सेक्टर में या फिर क्रॉनिक बीमारियां मतलब जो लंबी चलती हैं, उनके मैनेजमेंट में इसकी पहचान दुनिया भर में बड़ी है। और WHO का रुख क्या है इस पर? वो भी तो पारंपरिक चिकित्सा को सपोर्ट कर रहे हैं ना। हाँ, WHO का समर्थन तो है ट्रेडिशनल मेडिसिन को, जबकि एलोपैथी वो तो खैर उसका फाउंडेशन ही एविडेंस बेस्ड है, मजबूत वैज्ञानिक सबूतों पर। बिल्कुल, वो तो पूरी तरह स्थापित सिस्टम है। हाँ, ग्लोबल स्टैंडर्ड है, खासकर इमरजेंसी एक्यूट केयर, उसमें तो वही मुख्य धारा है और WHO से पूरी तरह स्वीकृत। ठीक है, ये तो हुई बुनियाद की बात। अब आते हैं करियर पर। भविष्य में इनमें जॉब्स या अपना काम करने के मौके कैसे दिखते हैं? आयुर्वेद से शुरू करें। जरूर। देखिए, भारत में तो आयुष मंत्रालय इसे काफी पुश दे रहा है। हाँ, वो तो दिख रहा है। तो वेलनेस सेंटर्स बढ़ रहे हैं, इंटीग्रेटेड मेडिसिन सेंटर्स जहां दोनों तरीके साथ चलते हैं, वहां नौकरियां आ रही हैं। और सिर्फ नौकरी नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्कोप है। जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, अपना क्लिनिक खोलना, पंचकर्मा सेंटर, ये सब। और एक और चीज, वेलनेस टूरिज्म वो भी बड़ा हो रहा है। अच्छा, हाँ, वेलनेस टूरिज्म। और रिसर्च में भी मौके बढ़ रहे हैं। CCRAS है जो आयुष मंत्रालय की ही रिसर्च बॉडी है, और खुद मंत्रालय भी फंडिंग कर रहा है। ठीक है, अब एलोपैथी की तरफ देखें तो वहां तो तस्वीर शायद ज्यादा साफ है। हाँ, काफी हद तक। एलोपैथी में तो देखिए, भारत हो या विदेश, सरकारी सेक्टर हो या प्राइवेट, डॉक्टर्स की जरूरत तो हमेशा ही रहती है। भारी मांग है। बिल्कुल, हर स्पेशलिटी में अपना काम करने के लिए भी रास्ते खुले हैं। अस्पताल खोलना, प्राइवेट प्रैक्टिस, या फिर आजकल जो नया चल रहा है मेड टेक इनोवेशन। हाँ, टेक्नोलॉजी का रोल बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। और रिसर्च की बात करें तो फार्मा इंडस्ट्री है, AI का इस्तेमाल दवाइयों में या इलाज में, बायोटेक्नोलॉजी, इनमें तो बहुत ही ज्यादा स्कोप है। तो करियर के रास्ते काफी अलग-अलग हैं। अच्छा, अब इलाज के दायरे पर आते हैं। मतलब कौन सी पद्धति किस तरह की बीमारी में ज्यादा कारगर है, अपनी ताकत है। विश्लेषण ये कहता है कि आयुर्वेद पुरानी दिक्कतों के लिए बहुत अच्छा है। जैसे गठिया है, IBS यानी पेट की समस्या, डायबिटीज, ऐसी चीजों में। और लाइफस्टाइल से जुड़ी जो बीमारियां हैं ना आजकल, बहुत आम हो गई है। उनमें इसका जो होलिस्टिक अप्रोच है, मतलब पूरे शरीर और मन पर फोकस, वो काफी असरदार है। स्ट्रेस, एंजाइटी मैनेजमेंट में भी ये काफी मजबूत है। और सर्जरी वगैरह? हाँ, सर्जरी में इसका दायरा अभी थोड़ा सीमित है। शल्य तंत्र और शलाक्य तंत्र है, लेकिन एलोपैथी जितनी वाइड रेंज नहीं है। तो एलोपैथी की ताकत कहाँ है? एलोपैथी तो खैर इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर में इसका कोई जवाब नहीं। एक्सीडेंट वगैरह में, सर्जरी की तो बहुत सारी स्पेशलिटीज हैं इसमें। हाँ, वो तो है। और मेंटल हेल्थ के लिए भी साइकियाट्री काफी डेवलप्ड है, दवाएं उपलब्ध है। हालांकि हाँ, ये कह सकते हैं कि फोकस अक्सर लक्षणों को जल्दी कंट्रोल करने पर ज्यादा रहता है दवाओं के जरिए। ठीक है, ये समझना जरूरी है। अच्छा, सरकारी और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट कैसा है दोनों के लिए? आयुर्वेद को देखें तो NCISM है, आयुष मंत्रालय है, ये सब इसे जोर शोर से प्रमोट कर रहे हैं। हाँ, काफी इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। बिल्कुल, सरकारी स्कीम्स में भी इसे शामिल किया जा रहा है। जैसे वो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं, और वो जो WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन भारत में बन रहा है, वो भी एक बड़ा कदम है। सही। और एलोपैथी के पीछे तो बड़े नाम हैं ही, NMC, ICMR, WHO, एम्स जैसे संस्थान। हाँ, वो तो पूरा स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट सिस्टम है। नीट वाला एडमिशन प्रोसेस इसे कॉम्पिटिटिव बनाए रखता है। और सरकार भी अब नई चीजों में इन्वेस्ट कर रही है, AI, रोबोटिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। हाँ, वो मरीज के हिसाब से खास इलाज वाला कॉन्सेप्ट। बिल्कुल। तो फिर इस सब बातचीत का निचोड़ क्या है? स्रोत के हिसाब से भविष्य के लिए बेहतर क्या है? अगर किसी को मान लीजिए अस्पताल में अच्छी सैलरी और तेज करियर ग्रोथ चाहिए, तो शायद
एलोपैथी बकर MBBS MD ज्यादा सीधा रास्ता लगता है स्रोत के अनुसार। लेकिन अगर किसी की रुचि रिसर्च में ज्यादा है या होलिस्टिक हीलिंग में है, मतलब जड़ से इलाज, या अपना वेलनेस का काम शुरू करना है, तो आयुर्वेद में भी अच्छी संभावनाएं दिख रही हैं। हाँ, ये जरूर है कि अगर सर्जरी या इमरजेंसी केयर फोकस है तो एलोपैथी बेहतर है। पर यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आयुर्वेद में भी अब MS शल्य तंत्र वगैरह डेवलप हो रहा है। और एक और रास्ता है इंटीग्रेटेड मेडिसिन का। हाँ, एकीकृत चिकित्सा, ये बहुत दिलचस्प है, जहाँ डॉक्टर दोनों पद्धतियों का बेस्ट इस्तेमाल करें मरीज की जरूरत के हिसाब से। इसका भविष्य काफी अच्छा लग रहा है। तो सम अप करें तो आयुर्वेद प्रिवेंटिव केयर, क्रॉनिक बीमारियों और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में तेजी से बढ़ रहा है। ग्लोबल इंटरेस्ट भी है और सरकारी सपोर्ट भी। बिल्कुल। और एलोपैथी अपनी जगह मजबूत है, इमरजेंसी, सर्जरी और इंटरनेशनल मोबिलिटी के लिहाज से। तो लगता है कि भविष्य में शायद इन दोनों का एक तरह का इंटीग्रेशन ही देखने को मिलेगा। हाँ, शायद वही आगे का रास्ता हो। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी आती है कि टेक्नोलॉजी, खासकर AI, वो कैसे इन दोनों के बीच की दूरी को कम कर सकती है। हाँ, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। क्या AI इनके इंटीग्रेशन को और बेहतर बना सकती है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। क्या AI डायग्नोसिस में या ट्रीटमेंट प्लानिंग में दोनों के ज्ञान को मिला सकती है? भविष्य में पता